अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट, लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी एक्सरसाइज 9.1 का। स्टूडेंट, हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? तो आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 9.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 11 नहीं 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर is cut straightened and then bent so as to lie along a circular hoop of radius 24 centimeter. Find the measure of the angle which it subtend at the center of the hoop. तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कुलर वायर है, ठीक है ना, जिसका रेडियस किसके इक्वल है? 6 सेंटीमीटर है। लेट्स सपोज मैं ये एक सर्कल लेता हूं, ये एक सर्कुलर वायर है और इस सर्कुलर वायर का रेडियस किसके इक्वल है? 6 सेंटीमीटर के इक्वल है। स्टूडेंट कह रहा है कि अगर इस सर्कुलर वायर को हम एक जगह से काट दें, ठीक है ना, यानी ये फर्ज करें ये आपके पास एक सर्कुलर वायर है, अगर मैं इसको यहां से काट के स्ट्रेटन कर दूं यानी सीधा कर दूं, सीधा करके फिर इस हुक के ऊपर रख दूं, ठीक है ना, तो फिर ये सर्कुलर वायर इस हुक के सेंटर पर एक एंगल बनाएगी। उस एंगल को हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखें, पहले जरा इस सर्कुलर वायर को देखते हैं। अगर मैं इस सर्कुलर वायर का सरकमफ्रेंस ले लूं, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर वायर, ये क्यों ले रहे हैं मैं आपको अभी बताता हूं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर वायर वो किसके इक्वल होगा? ऑफ सर्कुलर वायर, ठीक है ना। हमें पता है कि किसी भी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, इस सर्कुलर वायर का जो रेडियस है वो किसके इक्वल है? 6 सेंटीमीटर है। रेडियस किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर 6 सेंटीमीटर है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर वायर सी क्या आएगा? 2 पाई इंटू इस आर की जगह हम क्या पुट करेंगे? 6 पुट करेंगे, तो ये 6 टू ज़र क्या हो जाएगा? 12 पाई हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम इस सर्कुलर वायर को किसी एक जगह से काट के, ठीक है ना, इसको सीधा करें तो हम, और सीधा करने के बाद इसको स्ट्रेट करने के बाद इस हुक के ऊपर रख दें, यानी इस हुक के ऊपर यूं बेंड करें, यानी फर्ज करें मैं इसको स्ट्रेटन करने के बाद इस हुक के ऊपर ये बेंड कर देता हूं यूं लाके, तो ये जो सर्कुलर वायर है ये इस हुक के सेंटर पे एक एंगल बनाएगी थीटा। उस थीटा को हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखें, यहां पर जो हुक है, हुक जो बड़ा सा सर्कल होता है उसको हुक कहते हैं। जैसे साइकिल का टायर है, ठीक है ना, ये एक हुक की शेप है। अब अगर ये जो मैं अगर इस हुक को देखूं तो इस हुक में हमें ये एंगल फाइंड करना है थीटा। तो अगर मैं इस सर्कुलर वायर को, जिसको मैंने इस हुक के ऊपर बेंड किया, यानी सर्कुलर वायर को कट करने के बाद सीधा करके क्या किया? इस हुक के ऊपर बेंड किया, तो ये वायर जो है इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो क्या बना रही है? थीटा। उसको हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर ये जो सर्कुलर वायर है, ये वायर है स्ट्रेटन करने के बाद इस हुक के ऊपर बेंड किया है, ये आपके पास एक्चुअली एल है, यानी आर्क लेंथ है। हमने फार्मूला पढ़ा था कि L इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा इंटू आर होता है। हमने यहाँ पे ये फार्मूला यूज करना है। तो हमें क्या चाहिए? इस सर्कुलर वायर का लेंथ चाहिए। तो अगर मैं इस सर्कुलर वायर को कट करके स्ट्रेट करता हूं तो इस स्ट्रेट वायर की जो लेंथ होगी वो इस सर्कुलर वायर के सरकमफ्रेंसेस के इक्वल होगी। तो इस सर्कुलर वायर का ये जो सरकमफ्रेंस है, ये पूरा बॉडी ऑफ द सर्कुलर वायर, इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। ये हमारे पास क्या आ गया? 2 पाई 12 पाई आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब है जब हम इसको कट करके स्ट्रेट करते हैं तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट वायर की लेंथ क्या आ जाएगी? 12 पाई आएगी। तो इट मीन जब इस वायर को हम ले जाकर इस हुक के ऊपर बेंड करते हैं तो ये जो L होगा, ये यहाँ पर जो वायर है वो एक्ट कर रही है एज आर्क ऑफ द सरकमफ्रेंसेस, वो क्या होगी? 12 पाई होगी। इसका मतलब है कि ये जो C है ये हमारे पास किसके तौर किस
तरह क्या होगा, L होगा, यानी हमारे पास L इज इक्वल टू क्या है, 12 पाई है। ठीक है ना स्टूडेंट। और दूसरी बात स्टूडेंट देखें, इधर रेडियस ऑफ द हुक जो दिया हुआ है वो आपके पास 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमने फाइंड करना है क्या, थीटा फाइंड करना है, यानी ये जो वायर जो है जिसको हमने बेंड किया है इस हुक के ऊपर, ये एंगल बना रही है एट द सेंटर ऑफ द हुक, वो हमने क्या करना है, उसको फाइंड करना है, जिसको हमने सपोज किया हुआ है क्या, थीटा। इट मींस हमने थीटा फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। यहां से देखें थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, L डिवाइडेड बाई आर होगा। ये थीटा आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आर सेकंड साइड पे जाके L से क्या होगा, डिवाइड। तो हमारे पास जो थीटा आ जाएगा वो L क्या है हमारे पास, 12 पाई, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और आर क्या है हमारे पास 24 है, तो ये आपके पास थीटा इज इक्वल टू आएगा 12 1 12 12 2 24, तो पाई बाई 2 रेडियन आएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये वाला जो एंगल होगा जो वायर एट द सेंटर ऑफ द हुक पे बना रही है, वो क्या आपके पास इक्वल होगा पाई बाई 4 रेडियन के, सॉरी पाई बाई 2 रेडियन के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, पाई बाई 2 रेडियन के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास एंगल है विच इज रिक्वायर्ड एंगल, जिसको हमने फाइंड करना था। ठीक है ना स्टूडेंट। अभी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जरा। क्वेश्चन नंबर 14 है, शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर, show that the area of a sector, the area of a sector, the area of a sector of a circular region, of a circular region of radius r is of radius r is 1 by 2 r square theta। ठीक है ना। ये आपने शो करना है, वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल होगा। ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, आपने यहाँ पे ये शो करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है, 1 by 2 r square थीटा के इक्वल होता है। तो इससे पहले आपने देखना है कि एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है। ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, इसकी जरा डेफिनेशन देखें। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, या हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर, द एरिया बाउंडेड बाय, द एरिया बाउंडेड बाय टू रेडाई एंड एन आर्क is called area of sector, is called area of sector। यानी वो एरिया, किसी सर्कल के अंदर वो एरिया जो दो रेडियस और एक आर्क मिलकर बनाती है, वो एरिया क्या कहलाता है, एरिया ऑफ सेक्टर कहलाता है। स्टूडेंट यहाँ पे जो रेडाई है ये कहते हैं रेडियस का प्लूरल है, यानी एक हो तो रेडियस, एक से ज्यादा हूं तो क्या होंगे, रेडाई होंगे। हमारे पास लेट्स सपोज ये एक सर्कल है। ठीक है। इसका ये सेंटर है, सेंटर से लेकर सर्कल तक जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये रेडियस है। फर्ज करें मैं एक और रेडियस बनाता हूं, ओ बी इज अनदर रेडियस, ये भी रेडियस है, तो ये भी आर्क के इक्वल होगा। ठीक है ना। और ये जो आर्क ए बी है ये आर्क है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, आर्क है। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जिसको मैंने रेड कलर किया हुआ है, ये एरिया बाउंडेड है बाय 2 रेडाई एंड 1 आर्क। यानी ये एरिया, इस एरिया की बाउंड्री क्या है, 2 रेडियस है और एक आर्क है, तो इसको कहेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है ना। यानी
अगर किसी सर्कल के अंदर दो रेडियस और एक आर्क मिलके जो एरिया बनाती है उसको हम कहते हैं क्या, एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहां पर इस एरिया ऑफ सेक्टर को हमने शो करना है किसके इक्वल होना चाहिए, 1/2r² थीटा के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं इसको शो करने के लिए लेट्स करता हूं, लेट एंगल ऑफ सेक्टर इज थीटा, लेट एंगल ऑफ सेक्टर इज थीटा। जो एंगल ऑफ सेक्टर है इस एंगल को, इस सेक्टर के इस एंगल को मैं क्या सपोज करता हूं, थीटा सपोज करता हूं, ठीक है ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहां पे जरा गौर से देखें कि मैं अगर इस आर्क की लेंथ को इंक्रीज करूं तो एंगल ऑफ सेक्टर भी इंक्रीज होता है और एरिया ऑफ सेक्टर भी इंक्रीज होता है। लेट्स सपोज मैं अगर ये करूं कि ये जो आपके पास ओ ए है, आर्क में ये ले लेता हूं, यहां पे लेके आता हूं, तो इसके साथ ये आपके पास आर्क होगी, ठीक है ना, ये दो रेडियस होंगे, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर होगा। अब आपको पता चल गया कि एंगल को इंक्रीज करने से या आर्क को इंक्रीज करने से एरिया ऑफ सेक्टर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट। और इसी तरीके से एंगल को डिक्रीज करने से एरिया ऑफ सेक्टर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दो ऐसी क्वांटिटीज, ठीक है ना, अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशियो से इंक्रीज करे तो हम कहते हैं कि वो दोनों क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है, ठीक है ना। आपने छोटी क्लासों में स्टूडेंट पढ़ा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो मैं यहां पर लेट्स सपोज मैं इस पूरे सेक्टर का एरिया लेता हूं, ठीक है ना। इस पूरे सेक्टर का एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ पूरे सर्कल का एरिया लेता हूं, तो मुझे पता है कि एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। और इस एरिया ऑफ सेक्टर को मैं लेट्स सपोज ए से डिनोट करता हूं, ये वाला जो एरिया ऑफ सेक्टर है इससे मैं क्या किससे डिनोट करता हूं, ए से डिनोट करता हूं, ठीक है ना स्टूडेंट। एरिया ऑफ सेक्टर को ए से डिनोट किया और एरिया ऑफ सर्कल को किससे डिनोट किया, पाई आर स्क्वायर से। और जो एंगल ऑफ सर्कल होता है वो किसके इक्वल होता है, पूरे एक एंगल सर्कल का एक एंगल, अगर लेट्स सपोज ये आपके पास एक सर्कल है तो इसका ये टोटल जो एंगल होता है ये किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो जो एंगल ऑफ सर्कल है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है और जो एंगल है उस सेक्टर का एंगल, वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये चारों क्वांटिटीज यानी एंगल ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल और एंगल ऑफ सर्कल, ये चारों की चारों क्वांटिटीज जो हैं वो एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ये वाला जो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी रेशियो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होगा एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर रेशियो एंगल ऑफ सर्कल, रेशियो एंगल ऑफ सर्कल, ठीक है ना स्टूडेंट अगर 4 क्वांटिटीज है, फर्ज करें ए बी सी डी, ये कोई सी 4 क्वांटिटीज है और अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है ये 4 क्वांटिटीज, तो फिर हम इनको इस तरह लिख सकते हैं ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, ठीक है ना। अगर ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस में तो फिर हम इसको किस तरह लिखते हैं, ए रेशो बी प्रोपोर्शंस, या इक्वल भी लगा सकते हैं इसकी जगह, ठीक है ना, डी रेशो सी लिखते हैं। लेकिन यहां पर अगर यहां पे देखें कि यहां पे ये 4 क्वांटिटीज थी, एंगल ऑफ सेक्टर था, एरिया ऑफ सर्कल था, एरिया ऑफ सेक्टर था, एंगल ऑफ सर्कल था, ये चारों के चारों किस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है। तो इसका मतलब है इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल ऑफ सेक्टर रेशो एरिया ऑफ सेक्टर रेशो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर रेशो एंगल ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर को हमने क्या सपोज किया था, ए, तो इसकी जगह ए लिखेंगे। रेशियो एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पाई आर स्क्वायर लिखेंगे।
एंगल ऑफ सेक्टर्स को हमने क्या सपोज किया था, थीटा, तो इसकी जगह थीटा लिखेंगे। रेशियो एंगल ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, 2 पाई के इक्वल होता है। तो इसका मतलब हुआ a रेशियो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा रेशियो क्या आ जाएगा, 2 पाई आएगा। तो हमें पता है स्टूडेंट जो भी रेशियो होती है, फर्ज करें ये a रेशियो b है तो इसको आप a डिवाइडेड बाई b लिख सकते हैं। c रेशियो d को क्या लिख सकते हैं, c डिवाइडेड बाई d लिख सकते हैं। तो इट मींस के यहां पर जो मेरे पास क्वेश्चंस के अंदर a रेशियो पाई आर स्क्वायर है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, a डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, और सेकंड साइड पे थीटा रेशियो 2 पाई को आप थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, 2 पाई। तो यहां से देखें स्टूडेंट ये जो पाई आर स्क्वायर है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, सॉरी इधर डिवाइड हो रहा है तो सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा आएगा। तो यही हमने प्रूफ करना था और यही क्या है, इस सेक्टर का एरिया है, यानी a इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है। तो इट मींस के एरिया ऑफ सेक्टर हमेशा किसके इक्वल होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इधर r जो है रेडियस ऑफ द सेक्टर है, जो सर्कल है, और थीटा इज द रेडियस ऑफ द थीटा इज द एंगल ऑफ द सेक्टर है। तो आपने ये बात याद रखनी है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जरा देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 सिटीज A एंड B, क्वेश्चन नंबर 15 होगा। 2 cities A and B lie on the equator, such that their longitudes are 45 degree to east and 25 degree to west, ठीक है ना। Find the distance between 2 cities taking radius of earth as 60. Find the distance between 2 cities taking radius of earth as 6400 किलोमीटर। अब स्टूडेंट जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि क्वेश्चन क्या है आपके पास। क्वेश्चन है कि 2 cities A and B lie on the equator such that their longitudes are 45 degree east and 25 degree west, ठीक है ना। Find the distance between 2 cities taking radius of the earth as 6400 किलोमीटर, ठीक है ना। स्टूडेंट फर्ज करें कि आपके पास ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ, ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है ना। अर्थ जो होती है स्टूडेंट गोल होती है ना, उसमें होती है सर्कुलर स्फेरिकल शेप में होती है, या आप ज्यादा कह सकते हो इलिप्टिकल शेप, लेकिन जहां हम क्या लेंगे, एक स्फेरिकल शेप की तरह होती है, जिस तरह एक फुटबॉल है, ठीक है ना। अब इस लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूड्स वो लाइन होती है जो अर्थ के सेंटर से पास करे। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूं ये अर्थ का सेंटर है, तो ये जो लाइन होगी, ये वाली लाइन ये अर्थ के सेंटर से पास कर रही है, ये क्या होगी, लॉन्गिट्यूड्स होगी। तो स्टूडेंट यहां पर मैं अगर ये फर्ज करें, आपके पास ये होता है नॉर्थ, साउथ एंड दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि 2 सिटीज हैं, एक सिटी है ए एंड दूसरी सिटी है क्या, बी,
lie on the equator such that their longitudes are 45 degree towards east and 25 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट है। फर्ज करें ये लाइन जो है ये आपके पास लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड दोनों तरह से हो सकती है, ठीक है ना। मैं कहता हूं लेट्स सपोज ये सिटी जो है, ये वाली सिटी 45 डिग्री ये आपके पास है, ये वेस्ट होता है, सॉरी ये वेस्ट होता है और ये, हाँ नहीं ये ईस्ट ही होता है, ये ईस्ट ही होता है। मैं लेट्स सपोज ये आपके पास ईस्ट है, ये क्या है वेस्ट है। जो आपके पास सिटी ए है वो क्या है ईस्ट की तरफ है। मैं कहता हूं लेट्स सपोज ये सिटी ए है, सिटी ए इस लॉन्गिट्यूड से 45 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट है, यानी ये लॉन्गिट्यूड्स के साथ सिटी ए जो एंगल बना रही है वो क्या बना रही है 45 डिग्री का एंगल बना रही है। मैं ये वर्टिकल लाइन है इसको लॉन्गिट्यूड्स ले रहा हूं, ठीक है ना। और ये लैटिट्यूड्स होती है, जो वेस्ट टू ईस्ट होती है ये लैटिट्यूड होती है, नॉर्थ टू साउथ जो लाइन होगी वो क्या होगी, वो लॉन्गिट्यूड होगी। और ये कहां से पास कर रही होती है कि सेंटर ऑफ द अर्थ से पास कर रही होती है। और लेट्स सपोज ये सिटी बी है आपके पास, सिटी बी जो है ये लॉन्गिट्यूड्स के साथ इसके साथ जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है 25 डिग्री का एंगल बना रही है, 25 डिग्री का एंगल बना रही है। हमें कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, यानी इन दोनों सिटीज के दरमियान ये वाला आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। ये अर्थ की सरफेस है ऊपर, ठीक है, ये अर्थ की सरफेस समझ लो, ये अर्थ की सरफेस के ऊपर सिटीज होंगी ना, तो हमें ये ए से बी तक ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट जो एंगल ऑफ द ये देखिए ये जो ए से बी है, ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज है ये एल बन रहा है आपके पास। और जो एंगल बन रहा है वो कौन सा है, वो आपके पास ये सेंटर अर्थ के सेंटर में ये वाला एंगल फ्रॉम ए टू बी, ये आपके पास क्या बन रहा है एंगल ऑफ एंगल बिटवीन टू सिटीज बन रहा है। या आप कह सकते हैं कि जो आर्क लेंथ है एल, वो जो एंगल बना रही है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वो क्या है थीटा है, सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर में होगा, ठीक है ना। अब स्टूडेंट हमें ये सेंटर ऑफ द अर्थ है लेट्स सपोज, और ये अर्थ की सरफेस है जिसपे हम खड़े हैं। तो सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर अर्थ की सरफेस तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, वो रेडियस कहलाएगा। और ये किसके इक्वल है 6400 किलोमीटर के इक्वल है। और ये क्या है आपके पास स्टूडेंट, ये रेडियस है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे दो चीजें दी हुई है, एल हमने फाइंड करना है। व्हाट इज एल? एल इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सिटी ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एल है, ये हमने क्या करना है फाइंड करना है। दूसरी बात थीटा, यहाँ पे देखें यहां से लेकर यहां तक कितना एंगल है, सिटी ए और लॉन्गिट्यूड्स के दरमियान कितना एंगल है 45 डिग्री का एंगल है। और सिटी बी और लॉन्गिट्यूड्स के दरमियान कितना एंगल है 25 डिग्री का एंगल है। तो हमें ये सारा एंगल चाहिए। ये सारा एंगल कैसे आएगा हमारे पास, हम 45 डिग्री को 25 डिग्री में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ऐड करने से आपके पास ये क्या आता है 10, 4 + 2 70 आता है, ठीक है ना। 70 डिग्री का क्या आ जाएगा एंगल आ जाएगा। तो स्टूडेंट याद रखना है कि जब भी आपने क्या करना है कि कैलकुलेशन करनी होती है तो जो एंगल है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। और एंगल की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो रेडियन है। तो 70 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये π/180 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70 पाई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। या आप कह सकते हो कि ये 0 और ये 0 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास ये 7 पाई डिवाइडेड बाई 18 रेडियन आएगा। तो स्टूडेंट अब हमने पढ़ा था, और आर जो है यहाँ पर वो 6400 किलोमीटर है, यानी जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसको हम आर ले लेंगे, ठीक है ना। क्यों आर ले लेंगे, क्योंकि सेंटर से लेकर बाउंड्री तक, अर्थ के सेंटर से बाउंड्री कहां पर होगी, जो सरफेस ऑफ द अर्थ होगी वो बाउंड्री होगी ए तक, वो आपके पास रेडियस होगा 6400 किलोमीटर। तो हमने पढ़ा था L = क्या होता है थीटा इंटू आर। तो थीटा हमारे पास क्या आ गया 7 π/18 आ गया, और आर हमारे पास क्या आ गया 6400 किलोमीटर आ गया। तो स्टूडेंट इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो आता है वो आता है 7000
822 किलोमीटर आता है। तो इसका मतलब है इन दोनों सिटीज के दरमियान ये वाला जो डिस्टेंस होगा, यानी जो L होगा, ये डिस्टेंस होगा बिटवीन सिटी A एंड B। ये L कितना आएगा? 7822 किलोमीटर आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 था। तो स्टूडेंट अगर ये चीज आप लोगों को पसंद आ गया, ये लेक्चर पसंद आ गया है, तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।